हमने ये नहीं देखा कि वो बनती कैसे है। ठीक है। हमने अधिकतर चीज़ें कर ली थी उसकी मेन आज एक्चुअली बुक मैंने मंगाई है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक है। तो कभी कभी ऐसे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है कि ब्रिक की बनावट कैसे होती है, किस प्रक्रिया से उसको बनाया जाता है। हाँ, क्या हुआ? ब्रिक की प्रक्रिया क्या होती है या किस प्रकार से उसको बनाया जाता है, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है। फॉलोइंग कंसिडरेशन गवर्न द सिलेक्शन ऑफ ब्रिक फील्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक। पहले क्या करते हैं, हम कुछ पॉइंट्स को हमारे दिमाग में रखते हैं कि किस प्रकार से हमको ब्रिक बनानी है या कैसी हमको लोकेशन चाहिए होती है। ठीक है। इट शुड बी लिंक अप with the communicating road so that material can be conveyed easily। क्या बोल रहे हैं वो कि कम से कम इतना हमारी जो ब्रिक की जो साइट है, ब्रिक की जो साइट है वो कैसी जगह पर होनी चाहिए, हमारे रोड से लिंक होनी चाहिए। लिंक क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमको कन्वेंस प्रॉपर हो जाए। कन्वेंस प्रॉपर हो जाए मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन इजीली हो जाए। ठीक है। तो हमको साइट ऐसी चूज करनी है ब्रिक की मोल्डिंग के लिए, ब्रिक बनाने के लिए, कि वो किससे लिंकअप होके मिले, हमको रोड से लिंकअप होकर के मिलनी चाहिए। ठीक है। इट शुड बी सिचुएटेड ऑन द प्लेन ग्राउंड। कैसा? हमको ब्रिक बनवाने के लिए कैसा प्लेन ग्राउंड की ज़रूरत होती है, मतलब वहाँ पे भट्टे भी चलते हैं। भट्टे समझते हो आप लोग? ब्रिक ब्रिक वाली साइड देखी क्या आपने कभी? रास्ते में रोड पे निकलते होगे तो ब्रिक खूब सारी जमी रहती है, बिल्कुल वैसे एक ज्वालामुखी जैसे आकार में आपको दिखती है, पैरामिड टाइप दिखती है, वैसे ब्रिक जमी हुई रहती है। तो उनके अंदर क्या करते हैं, वो भट्टे लगाते। भट्टे इज लाइक अंदर से हीट प्रोवाइड करना। जैसे बाटियाँ सिकती है, बाटियाँ कैसे सिकती है? अपन ओवन में से नीचे साइड से उनको हीट देते हैं ताकि हमारा पूरा सर्कुलर, मतलब पूरा का पूरा, जैसे ओवन उसके ऊपर ढक देते हैं। हमारा कैसा ओवन रहता है वैसा ओवल शेप का, कॉनकेव टाइप का रहता है, तो हम उसको ढक देते हैं। वो ढकने से क्या होता है कि भाटी के पूरा अराउंड में, मतलब हमारा जो चारों तरफ से हमारा टेम्परेचर सेम हो जाता है। किसका टेम्परेचर सेम हो जाता है? हमारे ओवन के अंदर का। उसी प्रकार से हम पिरामिड टाइप का एक वो बनाते हैं, भट्टा बोलते हैं उसको, ईंटों का भट्टा। तो वो कैसा रहता है? फुल्ली कवर्ड रहता है। तो उस हिसाब में क्या होता है, हर जगह का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे, इसलिए हम वैसे भट्टे बनाते हैं। ठीक है। तो उसके लिए, बनाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होगी? प्लेन ग्राउंड की। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट शुड बी so selected that the earth for manufacturing good quality brick is readily and easily available। हमको ये ऐसी सिलेक्टेड जगह पर होनी चाहिए हमारी साइट जहाँ से हमको अर्थ, मतलब अर्थ से मतलब है जो हमको जिस क्ले से मिट्टी बनानी है वो इजीली अवेलेबल हो और रेडी टू यूज़ हो। मतलब रेडी टू यूज़ से मतलब है गुड क्वालिटी की ब्रिक बन जाए और हम उसको वहीं से लोकली उठा करके उसको बना सके। कहने का तात्पर्य ये है कि आसपास जहाँ से हमको मिट्टी कलेक्ट करनी है ईंट बनाने के लिए, क्ले कलेक्ट करनी है हमारी ब्रिक को बनाने के लिए, तो हमारी साइट अगर ऐसी होगी कि आसपास ही हमको इजीली अगर हमको क्ले का अवेलेबिलिटी मिलती है जिससे हम अच्छी क्वालिटी की ईंट बना सकते हैं, तो वो हमारे लिए और अच्छा होगा। It should offer all the facility to the workers employed in the manufacturing process। क्या बोल रहे हैं? हमारी जो साइट होगी वो वहाँ पर कैसी फैसिलिट होनी चाहिए कि हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ है या वर्कर्स है उनके लिए इजीली हो जाए, मतलब आसपास में प्रॉपर उनको इजीली, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे वो तो बहुत बेसिक लोग रहते हैं, मतलब वो वहीं लोकली ईंट का घर बना करके भी रहने लगते हैं। मतलब उनका निवास कुछ निश्चित नहीं रहता है कि उनको रोज़ के रोज़ ट्रैवल करना है या रोज़ के रोज़ आना जाना है। ठीक है। वो बहुत बेसिक नीड रहती है उनकी, तो वहीं के वहीं वो घर बना करके भी वो रह लेते हैं। तो अगर आसपास प्रॉपर ऐसा जगह होता है तो हमारे एम्प्लॉयज़ या हमारे वर्कर्स को भी क्या रहता है? ईजीली रहता है। ठीक है।
अब देखते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक द फॉलोइंग 4 डिस्टिंक्ट ऑपरेशन आर इन्वॉल्व। कौन से ऑपरेशन हमको करने होते हैं हमारी ब्रिक को बनाने में। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारी बाटी का या बाफले का, ठीक है। तो हम क्या करते, सीधे ओवन में आटे को नहीं रखते, ठीक है। सीधी सी बात कहने की ये है कि हम पहले प्रिपरेशन ऑफ आटा करते हैं, मतलब प्रिपरेशन ऑफ हमारी क्ले। हमको जो मिट्टी मिली है उसको हमको तैयार करना, तैयार करने से मतलब है आटा को हम प्रॉपर ऐसा पानी मिला करके नहीं रख देते, ठीक है। उसमें बहुत सारी टेंटेटिव चीज़ें हमको करनी पड़ती है, लाइक नमक डालना, हल्दी वल्दी जो भी कुछ उसमें डलता है वो मिला करके हम उसको एक सार करके गूंथते हैं। तो वही चीज़ होती है कि हमको भी ब्रिक जब हम बना रहे हैं उसको प्रॉपर वे में हमको प्रिपेयर करना, किसको, हमारी क्ले को, ठीक है। क्ले को प्रिपेयर करेंगे तो पूरा हमारा जो मिक्सचर बनेगा वो होमोजीनियस बनेगा, ठीक है, एक सार या एक जान जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या होगा, हम क्ले को प्रिपेयर करेंगे, मतलब क्ले को तैयार करेंगे, ठीक है। क्ले को तैयार करना मतलब जैसे कि हमको एक जैसी क्ले चाहिए। क्यों एक जैसी क्ले चाहिए, क्योंकि हमारी जब हम क्ले को मोल्ड करें, आकार दे, जब हम उसको सांचे में रख करके मोल्ड करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधी ब्रिक हमारी अलग टाइप की पक रही है, आधा ब्रिक का कलर हमारा अलग आ रहा है, आधी ब्रिक का अलग आएगा, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगी, हमारी लो कैटेगरी में आ जाएगी। मतलब उसकी क्लास कैसी होने लगेगी, चेंज होने लगेगी, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, लाइक कैसी भी हो सकती है वो, ठीक है। हमको मतलब होता है कि हमारी कोशिश रहती है हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक बने, मतलब अच्छी से अच्छी बने। तो हम जितना अच्छे से हमारी क्ले को होमोजीनियस बनाएंगे उसी प्रकार से हमारी ब्रिक भी हमको मिलेगी। सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है बुक में, मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब ये होता है कि हम उसको आकार देते हैं। जैसे अभी बाटी का उदाहरण करंटली चल रहा है, तो बाटी का जब हमारा आटा तैयार हो गया तो उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको गोल आकार प्रदान करते हैं। गोल आकार जैसे वो तो छोटा है और ज़रूरी नहीं, जिस चीज़ का सांचा होता है वो हमेशा एक जैसी बनती है। बात होती है गुजियों की, गुजियों का सांचा में अगर हम बनाते तो सारे गुजे एक टाइप के बनते हैं, ठीक है। सिर्फ फ़र्क का आता है कि वो उसकी सिकाई कैसे हो रही, कुछ ज़्यादा फूलता है, कुछ कम फूलता है। वही बात करते हैं बाटी की, अगर हम हैंड मोल्डिंग करते हैं, मतलब हाथ से अगर हम बनाते हैं, तो हमारी सारी ब्रिक का एक जैसा साइज़ नहीं आता है। और आप सभी को पता है कि हमारी ब्रिक का साइज़ क्या होता है, स्टैंडर्ड। हाँ, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज, सक्षम। यस मैम। हाँ मैम, स्टैंडर्ड साइज 19 इंटू 9 सेंटीमीटर। हाँ, अब ये साइज होता है, तो कैसे हम क्या बाटी का भी एक जैसा आकार हाथ से बना देंगे, नहीं बनाएंगे। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम अपडेट होते जाते हैं वैसे वैसे पहले के टाइम पे इन ईंटों को भी हाथ से बना के कोशिश की होगी, फिर यही बात हो जा रही थी कि हमारा जो एक परफेक्ट साइज होगा वो हमको नहीं मिल पाता था। तो हमने क्या स्टार्ट किया, मोल्डिंग करना स्टार्ट की। मोल्डिंग मतलब सांचा। सांचे के अंदर हम क्या करते हैं, उस क्ले को पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर देते हैं मतलब हमने सीधे सीधे सांचे के अंदर किसी चीज़ को आकार दिया तो सारी चीज़, हमारी सारी ब्रिक एक ही साइज़ की बनेगी, है ना। अब हमारा स्टैंडर्ड साइज़ बहुत मायने रखता है। हमारे कंस्ट्रक्शन अगर हम करते हैं, हमको किसी का साइज़ पता है तो वो हमारे लिए ईजी होता है। आगे भी जैसे हमको अगर कैलकुलेट करना है, उस दिन मैं उदाहरण दे रही थी आपको कि एक दीवार में कितनी ईंट लगी है, ठीक है। बैंकर बाबू ये कैसे पहचाने कि उस प्रॉपर्टी की कीमत कैसे है। तो क्या होता है, हमारे जैसे सिविल इंजीनियर एस्टीमेट निकालते। एस्टीमेट क्या होता है, आकलन करना। किसका आकलन करना, तो भैया सिविल इंजीनियर है तो हमारी बिल्डिंग का आकलन करेंगे, तब जा कर के बैंक में हम हमारी रिपोर्ट देंगे कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की इतनी कीमत है। मतलब आज की डेट में, जब बनी होगी तब अलग कीमत होगी, तो आज की डेट की हमको कीमत मिलती है कि हाँ हम इतनी प्रॉपर्टी पे इतना लोन उठा सकते क्योंकि इतनी इसकी कीमत है। अब कीमत का आकलन कैसे करते हैं, कीमत का आकलन तभी होता है तब हमारे पास प्रॉपर ड्राइंग होगी। जो भी ड्राइंग उसमें वो होती है, देखो दो चीज़ होती है, एक तो हमारी होती है नक्शा जो नगर निगम में लगा होता है, और एक होता है हमारा एक्चुअल घर जो कैसे बना हुआ है वो, ठीक है। तो अब दो चीज़, सरकारी चीज़ों में और ऐसी बेसिक चीज़ों में आपको डिफरेंस पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें हम जो नक्शा पास करवाते हैं उस हिसाब से नहीं बना पाते हैं,
ठीक है, क्योंकि गाइडलाइन जो होती है वो बहुत हाई फाई होती है। अगर उसके हिसाब से अगर आप प्रॉपर्टी बनाने जाओगे तो आपका आधा से ज़्यादा प्लॉट खाली छोड़ना पड़ेगा। कारण ये है कि हमारा जो आईएएस या जो भी गाइडलाइंस होती है, हमारा जो भी प्लॉट साइज है उसका 30% हमको ओपन एरिया छोड़ना पड़ता है। ठीक है, 30% मतलब आपका मान लो 1000 स्क्वायर फीट का क्या है, घर है, तो उसका 30% कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? 30। मैडम 1000 into 30 divided by 100. तो कितना, 100 स्क्वायर फीट आपको खुला छोड़ना पड़ेगा, है ना? सॉरी 300। यस मैडम। 300 स्क्वायर फीट आप 1000 स्क्वायर फीट में से 300 स्क्वायर फीट आप खुला छोड़ोगे तो बनाओगे कितना, सिर्फ 700 स्क्वायर फीट। और एक्चुअल में क्या आप ऐसा करते हो? नहीं करते हो। आप कितना खुला छोड़ते हो, बस आपकी जितनी गाड़ी वाड़ी रखा जाए और जितना आपको वेंटिलेशन देने के लिए पीछे से पाइप वाइप निकल जाए, आप उतना ही खुला छोड़ते हो। और गाइडलाइन बोलती है अगर आपका प्लॉट है तो आपको 30% ओपन एरिया छोड़ना पड़ता है। मगर हम जब नक्शा पास करवाते तब वो नक्शा होता है 30% ओपन एरिया छुटा हुआ वाला, नहीं तो वो नक्शे पे साइन नहीं होंगे और वो हमारा बनना स्टार्ट नहीं होगा, है ना? तो ये बहुत छोटी सी और बहुत मेन चीज़ है। तो जब ये धराते हैं ना, जैसे आपने अभी सुना होगा कंगना रनावत का घर क्यों गिरा, सॉरी क्या उसका ऑफिस तोड़ा गया था ना, कंगना रनावत का, तो वो गाइडलाइन के अनुसार नहीं बना था। और अगर हम गाइडलाइन के अनुसार निकले मार्केट में देखने किसी के भी घर या किसी का भी प्रॉपर्टी, तो एक भी चीज़ गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली नहीं बनी हुई मिलेगी हमको। उसका कारण ये है, उसका कारण ये होता है कि गाइडलाइन के अनुसार उस प्रॉपर्टी की कीमत कुछ और होती है और मार्केट वैल्यू के अनुसार उसकी कीमत कुछ और होती है। आपको तो पता होगा सक्षम, पता है क्या? हाँ मैडम। हाँ संजय, आपको पता है ये बात? गवर्नमेंट रेट और जो मार्केट रेट होते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। मतलब आज अगर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किसी प्लॉट की कीमत 5 लाख है तो वो मार्केट के अकॉर्डिंगली 7 लाख होगी, 8 लाख की 7 या 8 लाख, है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पूरा हमारा डिपेंड होता है डिमांड पे। ठीक है, डिमांड के अकॉर्डिंगली हमारे रेट वेरी होते हैं। ठीक है, डिमांड और हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के हिसाब से। ठीक है, अभी थोड़ा सा डल चल रहा है प्रॉपर्टी मार्केट। ठीक है, क्यों डल चल रहा है? क्योंकि लॉकडाउन के कारण से मार्केट में पैसा ही बाहर नहीं आ रहा है। पैसा बाहर आने से मतलब नहीं कि सक्षम ने तिजोरी में 10 करोड़ रुपए रखे और वो बाहर नहीं निकाल रहा है। बाहर निकालने से मतलब है मार्केट एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। डिपेंडेंट, जैसे मैंने डिपेंडेंसी आपको पहले भी एक लेक्चर में बताई थी कि किसान का अगर प्रॉफिट होगा तो वो आगे जाकर के कुछ खरीदेगा, प्लस जिससे उसने खरीदा तो उसको प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट होगा तो वो अपनी यूटिलिटीज की चीज़ें खरीदेगा। मतलब अगर किसी भी एक को प्रॉफिट होता है या हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को प्रॉफिट होता है तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती। मतलब मार्केट में पैसा होता है और वो बाहर चल रहा होता है। बाहर से मतलब है कि सब अपनी चीज़ों का अपने पैसे का पर्टिकुलर खर्च करके एक्सपेंडिचर करते रहते हैं, खर्च होता रहता है मतलब उनका। अब जाहिर सी बात है लॉकडाउन की स्थिति में प्रॉफिट किसी का हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि सब कुछ बंद था। ठीक है, बंद होने से मतलब ये है कि जब हमारा व्यापार ही नहीं चल रहा है तो मार्केट में पैसा बाहर कैसे होगा? ठीक है, तो बाहर नहीं हुआ तो प्रॉफिट नहीं हुआ, किसी को भी प्रॉफिट नहीं होगा। किसी को भी 6 महीने का मतलब किसान को तो हुआ है क्योंकि उनकी फसलें तो उग ही रही थी चाहे लॉकडाउन था या नहीं था। क्योंकि गांव जो रूरल एरियाज है वहाँ पर एक चीज़ अच्छी होती है, ये ऐसी चीज़ें वायरस जैसी चीज़ें कम पहुँच पाई। ठीक है, प्लस जो गांव वाले या जो किसान आते हैं, काय के लिए आते हैं? सिटी में आते हैं दवाइयाँ लेने, ये लेने वो लेने, तो वो चीज़ों का उनका आना बंद हो गया। अब दवाई लेने आएंगे, कीटनाशक लेने आएंगे
तो सिर्फ एक चीज़ तो लेके नहीं जाएंगे, वो उनके घर की पूरी लिस्ट होगी कि भैया ये भी लेते आना, ये भी लेते आना, ये भी लेते आना, ये भी लेते आना, है ना। वो भी ऑब्वियस सी बात है, सारी चीज़ों की खरीदी वो भी करते होंगे। तो जब बाहर किसान आएगा ही नहीं तो उनका खर्च नहीं होगा, खर्च नहीं होगा, मतलब फसलें अपनी जगह बढ़ रही हैं, उनका काम चल रहा है। गांव में ऐसा कोई लॉकडाउन वाला सीन नहीं था, ठीक है। गांव की पंचायत और गांव के जो रिनोड लोग होते थे, मतलब जो भी पंचायत बोल लो, चाहे जो चार समाज के या चार जात के लोग या जो भी चार बड़े लोग होते हैं, जो चार लोग क्या कहेंगे टाइप्स, तो वो लोग क्या करें, अपने ही लोकल लेवल पर उन्होंने अपनी गांव की सीमा को ब्लॉक कर लिया। मतलब मैंने तो ऐसा सुना था, मेरी मौसी गांव में ही रहती है, तो उनके यहाँ बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि उन्होंने एक टाइम तक सबके बच्चों को आने दिया, मतलब जो भी बाहर थे, ठीक है, आने दिया। प्लस उनको एक मतलब जो भी वहाँ का सरकारी स्कूल या XYZ जो भी चीज़ थी वहाँ पर ले जा करके क्वारंटीन कर दिया। जब पूरा प्रॉपर क्वारंटीन हो गया, उसके बाद देखो गाँव में छूछात ज़्यादा मानी जाती है, ये आप भी जानते हो। और ऐसी स्थिति में जब महामारी आई तो और ज़्यादा वो एक्टिव हो जाते हैं, मतलब और उनको लगता है कि ये नई टेंशन क्या, हमको हमारी तो दो सूखी रोटी भी अच्छी थी, है ना। तो उन्होंने मतलब लोकली, मतलब हम लोग हम से मतलब है जो सिटी के लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा समझदारी के साथ में गांव वालों ने ट्रीट करा इस महामारी को, ठीक है। उन्होंने बेसिक सी एक सीमा बना दी कि भैया कोई भी अंदर नहीं आएगा सिटी वाला, ठीक है। जो भी हम गांव वाले जैसी भी जो भी अवेलेबिलिटी है उससे ही काम चला लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई भी बाहर से आ रहा उनको पर्टिकुलर पूरा 14 दिन तो 14 ही दिन, 20 दिन तो 20 दिन, वो लोग इतने कट्टर होते कि अपने बच्चे को भी नहीं बख्शते। क्यों नहीं, तो वो सही है, अनुशासन एक बहुत सही चीज़ है कि आप अगर उस चीज़ का पालन कर रहे हो तो आपका पूरा गांव सेफ है, ठीक है। यही चीज़ है कि इस महामारी में जो समझदार पक्ष अगर निकल के आता है तो मैं सिर्फ किसान वर्ग और जो रूरल एरियाज ग्रामीण एरिया हैं वो लोग काफ़ी सफल रहे। कहीं भी आपने सुना क्या कि कोई गांव में इतना ज़्यादा फैला होगा? नहीं फैला होगा। वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, वो लोग उन लोगों को ये पता है कि भैया एक इंसान अगर हेडपंप पे पानी भर रहा है तो दूसरा इंसान उस हेडपंप की तीली नहीं चढ़ता है। नॉर्मल चीज़ में, नॉर्मल रोज़मेरा के जीवन में मैं आपको ये बात बताती हूँ। आपको पता है कि नहीं पता ये बात? ये हेडपंप की पाली होती है एक, है ना, यहाँ पे ऐसे हेडपंप लगा रहता है, ठीक है। अगर एक इंसान या एक लेडी या एक कोई भी यहाँ पे हेडपंप को यूज कर रहा है तो दूसरा यहाँ पे खड़ा खड़ा वेट करेगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे चढ़ गया तो ये पूरा पानी अपना फेंक देगा। तो ये एक बहुत वैसी बड़ी चीज है, मेरे को इस चीज का ज्ञान नहीं आज भी मानसिकता में हम जी रहे हैं। हाँ, जात पात बहुत ज्यादा अब भी जी रहे हैं। ये जात के कारण होता है क्या? हाँ मैम, जात पात भी होती है उसमें तो। नहीं, मेरे को नहीं पता था ये चीज के जात पात के कारण होता है। मैं तो सबसे मेन चीज तो यही है, इस चीज की जड़ यही है, जात पात। सिविल इंजीनियरिंग की जो बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, तो उसमें ये दो चीज़ आप कर सकते हो, हाँ, ये रीयूज कर सकते हो और रिसाइकल कर सकते हो। अब बताती हूँ कैसे कर सकते हो, ठीक है। रीयूज कैसे कर सकते हो कि आपने अगर कंक्रीट बना दिया, ठीक है, वो आधा दूधा सूखने वूखने लगा, मतलब जो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, को कॉपी के ऊपर बताती हूँ। सीमेंट पढ़ा था हमने? यस मैडम। कितने टेस्ट पढ़े थे मैडम? 10 टाइप की होती है सीमेंट तो। थप्पड़ मारूंगी सक्षम। टाइप नहीं पूछा है, टेस्ट पूछा है। टेस्ट? संजय, टेस्ट। मैडम सीमेंट के तो 3-4 टेस्ट बताए थे आपने। मैम कंप्रेसिव टेस्ट
और उसका स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ टेस्ट सब गलत बोल रहे हो। मैडम एक तो वो कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़ाया था आपने, एक स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ाया था, और एक फाइनल सेटिंग टाइम और एक इनिशियल सेटिंग टाइम वाला टेस्ट पढ़ाया था। ये 5 टेस्ट हमने पढ़े थे, जिसको आपने बोला, एक ये बोला, इसने संजय ने सही बोला। सबसे पहले ये 3 को मैंने मेन बताया था, क्यों? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब सीमेंट में पानी कितना मिलाना है वो मात्रा निकालना, ठीक है। हाँ मैम। इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब कितनी देर में उसको स्टार्ट करना है, हमको कितनी देर के पहले हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर सीमेंट का पेस्ट बनाया हमने तो कम से कम, अगर उनने बोला कि 30 मिनट से पहले तो आप इसको यूज़ कर लेना, ठीक है। तो अपन ने पेस्ट बनाने के 30 मिनट के अंदर उसको क्या कर दिया, कॉलम के अंदर भर दिया, मतलब अपना काम हो गया पूरा। जमने के पहले हमने स्टार्ट कर दिया। तो इनिशियल सेटिंग टाइम निकालना मतलब उसका कौन सा मिनिमम टाइम जब से वो स्टार्ट हो जाएगी सेट होना। फाइनल सेटिंग मतलब ये पूरा प्लास्टिक कंडीशन की ओर दौड़ गया, मतलब पहुंच गया, मतलब ये थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट हो गया या पूरी तरह से हार्ड होने की प्रोसेस में हो गया, ठीक है। तो ये हमारे 3 टेस्ट थे जो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो अब बात कर रहे थे हमको कि रीयूज़ कैसे करें। रीयूज़ मतलब हमारे 3R में से सेकंड वाला R, ठीक है। रीयूज़ मतलब हमसे अगर गलती हो गई, ये सीमेंट आधा दूधा क्या होने लगा, सेट होने लगा, 30 मिनट से ज़्यादा कर दिए हमने। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह लगना था, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट जगह लगना था। जैसे कॉलम हमारे मेन मेंबर है, बीम हमारे मेन मेंबर है, स्लैब हमारी मेन मेंबर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं यार, इधर नहीं रख सकते, क्योंकि क्या स्ट्रेंथ की बात आ जाएगी, स्ट्रेंथ की बात आ जाएगी, तो हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते। ये हमारे जो स्ट्रक्चर होता है उसकी नींव कहते हैं हम, है ना, फाउंडेशन भी हमारी नींव होती है। तो हम इनको इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बनने में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हमारा वरांडा की प्लिंथ भरने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम प्लिंथ में उसको लगा दें, चाहे हमारा जो ओटला बोलते हैं हम उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओटला मतलब वही हमारा आगे का वरांडे का जो स्पेस हम खाली छोड़ते हैं, तो हम चाहें तो इसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको फेंकने की बजाय हमने क्या कर लिया, इसका यूज़ कर लिया, रीयूज़ कर लिया। जो यूज़ होना था वो तो हो नहीं पाया, ये वेस्ट हो रहा था, तो इसको हमने क्या वहाँ पर ले जा करके प्रेस कर दिया। अब बात कर रहे थे रिसाइकल की। रिसाइकल मतलब वापस से जो चीज़ है उसको वापस से हमने क्या करा, रिसाइकल हमको करना है। मतलब एक बार वो यूज़ हो चुका है, वापस से कैसे हम उसको रिसाइकल करें। ये रिसाइकल का साइन ऐसा होता है, 2 एरो आपस में घूमे हुए। कोई बिल्डिंग बनी हुई है, आपने मलबा वर्ड सुना है? यस मैडम। है ना। मलबा मतलब कोई बिल्डिंग को तोड़ते हैं तो ये वाला मलबा निकलता है, ठीक है। बिल्डिंग को डिसमेंटल करा तो मलबा निकलता है, उस मलबे का भी एक वैल्यू होता है, ठीक है। कबाड़ वाला या स्क्रैप वाला प्राइस होता है। भाभी, ये ग्राउंड फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर, ये पैरापेट वॉल। कभी भी एलिवेशन बनाओ, ये पैरापेट बनाना ज़रूर, ठीक है। पैरापेट मतलब अपनी पाली, जिसको हम पाली बोलते हैं। ये पड़ोसी का घर है, ठीक है। क्या होता है जब ये बन रहा होता है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है,
कभी कभी। ये कैसा प्रॉब्लम है कि अगर दीवार अपनी पहले से बन गई है और उनकी बाद में बनी है, या उनकी इतना फ्लोर पहले से बना हुआ है और अपन ना अभी धरती से बनाना स्टार्ट करा, अपन ने तो सक्षम ने पहला फ्लोर बनाया, दूसरा फ्लोर बनाया। ये बहुत पुराने ज़माने का मकान था, तो भैया यहाँ पे इन्होंने कुछ आड़ा टेढ़ा कुछ सीन कर दिया। और सक्षम बना रहा है तो सक्षम खुद इंजीनियर है, तो वो कैसा बनाएगा, प्रॉपर लेवलिंग ले लेके, तो उसने कैसा सीधा बनाया। तो इनकी क्या पहले से कुछ ना कुछ टेढ़ी दीवार थी, सक्षम ने तो सीधा घर बना लिया। मगर कायदा क्या बोल रहा था, गाइडलाइन बोल रही थी सक्षम को कि भैया थोड़ा सा इनसे दूर बनाओ, ठीक है, दूर बनाओ। कौन दूर बनाए, अपनी जगह कौन छोड़े यहाँ पे। नक्शा पास करने के लिए हमने नक्शे पे बनवा लिया, वो पास हो गया। अब ये तो हो गया, मतलब जो गाइडलाइन होती है वो पूरे प्रॉपर तरीके से ध्यान में रख करके बोलती है। ध्यान में रख करके क्यों, क्योंकि इसके 2-4 फायदे मैं बताऊंगी, मगर हम इसको फॉलो नहीं करते क्योंकि यहाँ पर हम लालच खा जाते हैं कि हमारी जगह हम क्यों वेस्ट करें, हमको ये आगे काम में आएगी, हमारा घर थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। क्या होता है, रेनी सीजन में पानी आता है, ये पानी दीवारों से सीपेज होकर के यहाँ भरने लगता है, ठीक है, दीवारों से रेल करके। अब ये जो पानी भरा है यहाँ पे, ये दोनों को दिक्कत देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अपनी ब्रिक से पार होकर के इफ्लोरेसेंस वाली प्रॉब्लम देगा, सफ़ेद धब्बे छोड़ेगा। हो सकता है प्लास्टर और इन पे पुट्टी के ऊपर बहुत बड़े बड़े फफोले पड़ जाए, ठीक है, पानी सीप होकर के अंदर वाले अपने कलर को ख़राब करे। इनके भी यही प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारा जब हमने सीधा लेवल लेना था, दोनों दीवारें एक टाइम पे नहीं बनी है। अगर दोनों दीवारें, दोनों कंस्ट्रक्शन एक टाइम पे होता है, अगर हम भी 2 रूम के बीच में कंस्ट्रक्शन करते तो पूरी बिल्डिंग एक साथ बनती है। एक साथ बनने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी मसाला या जो भी हम मोर्टार का मटेरियल भरते तो एक साथ भरते, तो सारी जो वॉइड रहते हैं, हमारी जो छिद्र रहते हैं, वो पूरी तरह से हमारे मसाले से फिलअप हो जाते हैं। अलग अलग बनी है तो इन दोनों में घर्षण भी उस तरह का प्रॉपर नहीं रहेगा, दोनों में सामंजस्य बैठाने की प्रॉब्लम होगी। तो क्या होता है, कुछ ना कुछ गैपिंग कितना भी चालो वो आ ही जाती है। अगर ढंग से मसाला की भराई कर दी है तो अच्छी बात है। अगर हमने इतना ध्यान रखा, नहीं ध्यान रखा, हमने अपनी अपनी बिल्डिंग बना ली और भूल गए, तो क्या होगा, पहले साल तो याद नहीं होगा, दूसरे साल भी याद नहीं होगा, तीसरे साल की बारिश में ये प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम एक तो आती है सीपेज की, क्योंकि अलग अलग टाइम पे 2 बिल्डिंग बनती है, ठीक है। इसको ओवरकम करो, फिर बाद में फ्यूचर में कुछ भी चीज़ ये यहाँ पर अपना काम कराएंगे तो इन वालों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आवाज़ें आएगी, पूरी क्लियर आवाज़ें आएंगी। फिर क्या होती है, अगर ये कुछ फर्दर अपने कंस्ट्रक्शन में चेंज करते तो इनको नुकसान पहुंचेगा। मतलब ये दीवार अब विवाद का कारण बनी रहेगी। मतलब विवाद का कारण लोगों में नहीं, बिल्डिंगों में, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ से कुछ भी वाइब्रेटिंग या कुछ भी चलाते हैं तो अगली वाली दीवार में प्लास्टर में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, चाहे वो दिखे नहीं, ठीक है। कुछ ना कुछ क्रैक्स इस दीवार में जनरेट होंगे। उसका कारण ये है प्रॉपर लगातार जो आपके वाइब्रेशंस सामने वाली वॉल से आते हैं वो अदर साइड में भी प्रॉब्लम देते हैं। पहली चीज़ तो ये, इन फ्यूचर इनका मकान हो रहा है कमज़ोर, ठीक है। अब ये बन चुका है तो ये दोनों होल बॉडी, मतलब एक जैसी बॉडी जैसे एक्ट करेंगे। अगर ये गिरता है या कुछ भी होता है, या हो सकता है इनका मकान ऊंचा हो या ये मकान ही गिर रहा हो, ठीक है, इसको गिरा रहे हो, तो गाइडलाइन बोलती है कि ये दूर से बनाओ, आप जगह छोड़ करके बनाओ। मगर ऐसा हुआ नहीं है, जगह छोड़ते तो ये गिरता, तो ये अपनी जगह गिरता, इसको नुकसान नहीं होता। और बहुत सारे मकान इसी कारण से पड़ोसी नहीं बना पाते, क्योंकि ये वाले माथे आ जाते हैं। माथे क्यों आते हैं, क्योंकि भैया तुम मकान तोड़ोगे या तुम इसको इसकी मरम्मत करोगे या तुम इसको रिहेबिलेट करोगे, तो इसमें तुम काम निकालोगे, तो हमारा मकान तो पहले ही कमज़ोर है क्योंकि इतने पुराने टाइम से बना हुआ, ऐसा नहीं हो कि हमारे गिर जाए। तो पड़ोसी को भी टेंशन हो जाती, कभी खुदा ना खास्ता उनका कमज़ोर है, अपन अपने इधर काम करें, इनकी छत नहीं गिर जाए, नहीं तो क्या होगा, जान मान की हानि हो जाएगी, फिर उल्टे पैसे इनको देने पड़ जाएंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम अराइज होती है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। ये बहुत बेसिक और मेन प्रॉब्लम होती है। अगर हम गाइडलाइन से बनाते तो हम भैया दूर दूर थे,
तो हम कुछ भी काम कर रहे हैं अपनी जगह पर कर रहे हैं, आपकी उसमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। और फ्यूचर में कुछ भी चीज़ का अगर रिहेबिलिटेशन करवाना है हमको, मरम्मत करवाना या